आइए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी जिंदगी भर की कमाई या कोई बहुत ही बेशकीमती पुश्तैनी जेवर हिफाजत के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को सौंप दिया। एक ऐसा दोस्त जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। राइट। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो इंसान उस सामान को बेचकर रातों रात गायब हो गया है। अब आम जिंदगी में हम इसे क्या कहते हैं? धोखा। हाँ, बिल्कुल, हम इसे सीधा धोखा कहते हैं। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है ना, ये एक बहुत गहरी जज्बाती चोट भी होती है। सही बात है, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जब यही मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है ना, तो कानून इसे सिर्फ धोखा कहकर नहीं छोड़ देता। एग्जैक्टली, और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का कोर मिशन है। आज हम इसी मुद्दे का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे कानून की भाषा में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या CBT कहा जाता है, यानी आपराधिक विश्वासघात। हाँ, तो हमारे पास आज भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के सेक्शन 316 के नए प्रावधान मौजूद है, जो पहले पुराने IPC का सेक्शन 405 हुआ करता था। बिल्कुल। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद ऐतिहासिक फैसलों के नोट्स भी हैं। तो इन सब की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी नजरिए से भरोसा टूटना असल में होता क्या है, और ये एक नॉर्मल बिजनेस डील के बिगड़ने से कैसे अलग है। हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल डील का बिगड़ना कब एक इंसान को उम्र कैद तक भिजवा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत इसी बात से करनी चाहिए कि कानून भरोसे को किस तरह देखता है। अच्छा। मतलब किसी भी तरह की हेराफेरी या गबन को हम सीधे सीधे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कह सकते। BNS का सेक्शन 316 बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि इस अपराध के होने के लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ओके, तो वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त है इंट्रस्टमेंट, यानी जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को एक स्पष्ट जिम्मेदारी या भरोसे के तहत सौंपी जाती है। राइट, लेकिन सिर्फ सौंपना ही काफी नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी सौंप रहा है तो सामने वाले के पास उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का अधिकार भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने, जिसे कानूनी टर्म्स में डोमिनियन कहते हैं। डोमिनियन, ओके। इसका मतलब है कि आरोपी के पास उस संपत्ति को कंट्रोल करने का या उसे रखने या इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति का असली मालिक कोई और है, लेकिन कुछ समय के लिए पावर आरोपी के हाथ में है। समझ रही हूँ। और फिर आती है सबसे अहम और तीसरी शर्त, जब वो व्यक्ति उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। अच्छा। हाँ, और बेईमानी से मतलब डिसऑनेस्टली उस संपत्ति को अपने फायदे के लिए रख लेता है या गबन कर लेता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 मेन पिलर्स हैं: एंट्रस्टमेंट, डोमिनियन और बेईमानी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसे एक रियल वर्ल्ड सिनारियो से समझना चाह रही थी। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान अपनी कार एक रेस्टोरेंट के वैले पार्किंग वाले को देता है। हाँ। उसने चाबी सौंप दी, अब वैले के पास गाड़ी का कंट्रोल है। मतलब उसके पास डोमिनियन है। राइट। अगर वो वैले उस गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बजाय शहर में घूमने निकल जाए, हाँ, और गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम निकालकर बाजार में बेच दे, हाँ, तो क्या ये CBT की परफेक्ट डेफिनेशन है? ये CBT का एकदम सटीक और क्लासिक उदाहरण है। यहाँ कार के मालिक ने वैले को गाड़ी एंट्रस्ट की थी। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि गाड़ी सुरक्षित पार्क की जाएगी और वापस लौटाई जाएगी। हाँ। वैले के पास डोमिनियन आ गया। हाँ। लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़कर बेईमानी की मंशा से म्यूजिक सिस्टम बेचा। हाँ। और गाड़ी का अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ। ये सीधे तौर पे BNS 316 का उल्लंघन है। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। वैले वाले केस में तो नियत साफ तौर पर खराब थी। बिल्कुल। गलती हो जाए। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है जो शायद इस डाउट को क्लियर कर सके। ओहो, वो कलकत्ता वाले इन्वेस्टमेंट एजेंट का केस? एग्जैक्टली। कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान दिल्ली से अपने एजेंट को, जो कलकत्ता में बैठा है, कुछ पैसे भेजता है। साथ में एक बहुत ही सख्त निर्देश देता है कि इन पैसों को सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पेपर में ही इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वो एजेंट सोचता है कि कंपनी के पेपर में रिटर्न कम है, वो अपने क्लाइंट का ज्यादा फायदा कराना चाहता है। राइट, अच्छी नीयत से। हाँ, तो वो पूरी ईमानदारी से बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ के
उन पैसों को बैंक ऑफ बंगाल के शेयर्स में लगा देता है। उसे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अचानक मार्केट गिरता है और बैंक ऑफ बंगाल के शेयर्स डूब जाते हैं। बाप रे। क्लाइंट का भारी नुकसान हो जाता है। अब क्लाइंट पुलिस के पास जाता है कि मेरे एजेंट ने मेरे निर्देशों का उल्लंघन किया है और मेरा पैसा डुबा दिया। तो क्या इस एजेंट को सीबीटी के लिए जेल भेजा जा सकता है? एक कानून की सबसे खूबसूरत और बारीक लाइनों में से एक है। इसका जवाब है नहीं। इस एजेंट ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया है? पर क्यों नहीं? उसने साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना। उसने उन निर्देशों का उल्लंघन किया है जिसके तहत उसे पैसे इंटरेस्ट किए गए थे। हाँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट जरूर तोड़ा है, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल लॉ सिर्फ बाहरी एक्शंस को नहीं दिखता, वो इंसान के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करता है। अच्छा, इंटेंशन। बिल्कुल। कानून में एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे मेंस रिया कहा जाता है, यानी आपराधिक मनस्थिति या गिल्टी माइंड। जब तक काम के पीछे कोई बुरी नियत या बेईमानी का इरादा ना हो, तब तक वो काम अपराध नहीं बनता। मतलब सिर्फ नुकसान होना या कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना किसी इंसान को क्रिमिनल नहीं बनाता। बिल्कुल सही। इस केस में एजेंट ने जो भी किया वो गुड फेथ में किया था। हाँ। उसका मकसद क्लाइंट का पैसा हड़पना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। हाँ, वो तो उसका फायदा ही चाह रहा था। राइट। उसने कोई बेईमानी नहीं की। हाँ, उसने एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट जरूर तोड़ा है। क्लाइंट उस एजेंट पर एक सिविल मुकदमा ठोक सकता है, डैमेजेस यानी हर्जाने की मांग कर सकता है। ओके। लेकिन क्रिमिनल लॉ के तहत उस एजेंट को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बिजनेस डिस्प्यूट या कॉन्ट्रैक्ट का टूटना एक क्राइम नहीं होता। नियत का होना सबसे बड़ी शर्त है। एकदम सही। लेकिन अगर नियत सच में खराब हो और कोई इंसान जानबूझकर विश्वासघात करे, तो क्या हर मामले में सजा एक बराबर होती है? आप किस तरह के मामलों की बात कर रही हैं? मतलब अगर एक आम इंसान धोखा दे या फिर कोई बहुत बड़े पद पर बैठा अधिकारी धोखा दे, तो क्या कानून दोनों को एक ही तराजू में तौलता है? अरे नहीं, यहाँ कानून का एक बहुत ही गहरा सामाजिक और आर्थिक नजरिया सामने आता है। समाज में हर व्यक्ति के भरोसे का स्तर एक जैसा नहीं होता ना। राइट। जो व्यक्ति जितना ज्यादा भरोसेमंद या पावरफुल पद पर होता है, उसका विश्वासघात सिस्टम के लिए उतना ही खतरनाक माना जाता है। मेक सेंस। किसी फिलॉसफी के आधार पर बीएनएस में ग्रेडेड पनिशमेंट यानी सजा का एक बढ़ता हुआ स्तर तय किया गया है। तो ये लेवल्स कैसे काम करते हैं? देखिए, अगर कोई आम व्यक्ति सीबीडी करता है तो उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। ओके, 5 साल। लेकिन अगर यही काम कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसका पेशा ही सामान की सुरक्षा करना है, जैसे कोई कैरियर हो, वेयरहाउस कीपर हो या कोई क्लर्क, अच्छा, तो ये सजा बढ़कर 7 साल तक हो जाती है। क्योंकि एक क्लर्क या वेयरहाउस कीपर के पास प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एक्सेस होता है, उन पे समाज ज्यादा निर्भर करता है। राइट? एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है सबसे संगीन स्तर। वो क्या है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, बैंक अधिकारी, मर्चेंट या एजेंट अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो कानून इसे भयंकर अपराध मानता है। बाप रे। ऐसे मामलों में सजा 10 साल की कैद या फिर सीधे उम्र कैद तक हो सकती है। उम्र कैद? एक फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट? हाँ। ये तो वैसी ही सजा है जो मर्डर या देशद्रोह के मामलों में दी जाती है। ऐसा क्यों? एक बैंकर के पैसे गबन करने को इतना खूंखार अपराध क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, मॉडर्न इकोनॉमी और पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक अदृश्य धागे पर टिका हुआ है, और वो धागा है भरोसा। राइट, ट्रस्ट। कागज के नोटों की अपनी कोई कीमत नहीं होती, वो सिर्फ सरकार और रिजर्व बैंक के भरोसे पर चलते हैं। जब कोई पब्लिक सर्वेंट या बैंकर करोड़ों रुपए का गबन करता है, तो वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं चुराता, वो पूरे सिस्टम पर से पब्लिक का विश्वास तोड़ देता है। अगर लोगों को लगने लगे कि बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित नहीं है, तो इकोनॉमी रातों रात कोलैप्स कर जाएगी। ओह वाओ। इसीलिए कानून ऐसे पदों पर बैठे लोगों को एक बहुत सख्त मैसेज देता है कि इस कुर्सी पर बैठकर की गई बेईमानी को माफ नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। और पावर से मुझे एक स्पेसिफिक सिचुएशन याद आ रही है जो बीएनएस सेक्शन 316 के एक्सप्लेनेशन में बहुत जोर देकर बताई गई है। कौन सी? पीएफ वाली? हाँ, पीएफ वाली। ये एम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से जुड़ी है। अक्सर देखने में आता है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से पीएफ या ईएसआई का हिस्सा काट तो लेती हैं, पर जमा नहीं करती। यह है कि जैसे ही कोई एम्प्लॉयर सैलरी से पीएफ का पैसा काटता है,
कानून ये मान लेता है कि वो पैसा उसे एंट्रस्ट किया गया है। जिसे डीम्ड एंट्रस्टमेंट कहते हैं। राइट, डीम्ड एंट्रस्टमेंट। अगर वो उसे फंड में तय समय पर जमा नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दोषी बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ एम्प्लॉयर कोर्ट में खड़े होकर ये बहाना नहीं बना सकता कि अरे मैंने पैसे चुराए थोड़ी हैं, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं तो बस बिजनेस के घाटे से उबरने के लिए इसे कुछ दिन इस्तेमाल कर रहा था। एकदम सही कह रही हैं आप। यहाँ वो गुड फेथ वाला डिफेंस बिल्कुल काम नहीं आता। कानून साफ कहता है कि कर्मचारी एक कमजोर स्थिति में होता है। उसके खून पसीने की कमाई से काटा गया पैसा उसका भविष्य है। जब एम्प्लॉयर उसे रोकता है तो वो सीधे तौर पर अपने डोमिनियन का क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहा है। इस डोमिनियन या कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट को कोर्ट्स ने प्रैक्टिकली कैसे देखा है? हमारे पास एमजी मोहत का एक बहुत ही क्लासिक केस लॉ है ना? हाँ, एमजी मोहत वर्सेस शिवपुत्रप्पा का मामला। ये केस डोमिनियन को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। इसमें एक बैंक मैनेजर था। अच्छा। एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेने के लिए अपने असली सोने के जेवर गिरवी रखे। वो जेवर बैंक के लॉकर में थे। कुछ समय बाद जब ऑडिट हुआ या मामले की जांच हुई तो पता चला कि उस बैंक मैनेजर ने उन असली जेवरों को निकाल लिया और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए। क्या बात करें, मतलब उसने जेवर हमेशा के लिए गायब भी नहीं किए, बस हेराफेरी कर दी। हाँ, और जब मामला कोर्ट में गया तो मैनेजर का तर्क था कि जेवर तो बैंक के पास गिरवी थे, मेरे पास थोड़ी थे, मैं तो बस कर्मचारी हूं। वाह, क्या लॉजिक है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि मैनेजर होने के नाते उस लॉकर की चाबी और उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसी के हाथ में था। उसके पास उस संपत्ति पर डोमिनियन था। राइट। और जैसे ही उसने उस कंट्रोल का इस्तेमाल अपनी बेईमानी के लिए किया, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुजरिम बन गया। यानी प्रॉपर्टी आपकी जेब में होना जरूरी नहीं है, अगर आपके उंगलियों पर उसका कंट्रोल है तो आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। इसी तरह का एक और केस अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, जो पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में बात करता है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई संपत्ति फर्म की है तो सभी पार्टनर्स का उस पर साझा डोमिनियन होता है। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर अपने फिड्यूशरी कैपेसिटी यानी भरोसे के रिश्ते का फायदा उठाकर उस संपत्ति को अकेले हड़प ले तो वो भी सीबीटी है। राइट। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कानून कितनी गहराई से कंट्रोल और जिम्मेदारी के रिश्ते को समझता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। थियोरी में सब कुछ बहुत साफ लग रहा है, लेकिन अगर किसी भी आम पुलिस स्टेशन में जाकर देखा जाए या एफआईआर की कॉपी पढ़ी जाए तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। पुलिस और वकील अक्सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग को एक साथ एक ही केस में लगा देते हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक और गलत प्रैक्टिस है जो पूरे देश की अदालतों में रूटीन बन चुकी है। और ये लॉजिकल भी नहीं लगता। मतलब अगर किसी ने किसी के पैसे मार लिए तो एफआईआर में लिख दिया जाता है कि इसने 420 भी की है और 46 भी की है। इसी लीगल विरोधाभास पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2024 के दिल्ली रेस क्लब मामले में बहुत सख्त नाराजगी जताई है। इस केस के फैक्ट्स वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये केस इस पूरी बहस का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। मामला कुछ यूं था कि एक सप्लायर था जो सालों से दिल्ली रेस क्लब के घोड़ों के लिए चारा सप्लाई कर रहा था। राइट। उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। राइट। लेकिन 2017 के आसपास रेस क्लब ने चारे के बिलों का पेमेंट रोक दिया। करीब 9 लाख रुपए बकाया हो गए। अब सप्लायर को पेमेंट नहीं मिली तो उसने सीधे क्लब के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। और उसने अपनी कंप्लेंट में क्या कहा? उसने रेस क्लब पर चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों के आरोप लगा दिए। और हैरानी की बात यह है कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने सीबीटी के तहत समन भी जारी कर दिया, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह गलत था। क्यों? क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों एक ही घटना में एक ही इंसान द्वारा एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। अच्छा। कोर्ट ने इन दोनों अपराधों को एंटीथेटिकल कहा। मुझे इस बात को थोड़ा और खोलने की जरूरत है। एंटीथेटिकल का मतलब है दो चीजें जो एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत हों, लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ। तो चीटिंग और सीबीटी एक साथ क्यों नहीं हो सकते? इसे ऐसे समझिए, चीटिंग यानी धोखाधड़ी में क्या होता है, इंसान की नीयत शुरुआत से ही यानी इंसेप्शन से ही खराब होती है। ओके।
वो व्यक्ति सामने वाले को झांसा देता है, झूठ बोलता है और उस धोखे की वजह से सामने वाला अपनी संपत्ति सौंप देता है। वहां कोई लॉफुल या ईमानदार शुरुआत थी ही नहीं, संपत्ति धोखे से ऐंठी गई। जैसे अगर कोई स्पैम कॉलर फोन करके कहे कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, बस 50,000 रुपए टैक्स भर दो, और कोई इंसान उसे पैसे ट्रांसफर कर दे। राइट, यहां वो कॉलर डे 1 से फ्रॉड कर रहा है, उसकी नीयत कभी साफ थी ही नहीं, तो ये चीटिंग है। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ सीबीटी में क्या होता है? सीबीटी में शुरुआत पूरी तरह से लॉफुल और कानूनी होती है। जब संपत्ति सौंपी जाती है तब दोनों पार्टियों की नीयत बिल्कुल साफ होती है, लॉफुल एंट्रस्टमेंट होता है। बेईमानी की नीयत उस वक्त मौजूद नहीं होती, वो बाद में पनपती है। ओह, तो टाइमिंग का खेल है सारा। एग्जैक्टली, टाइमिंग ऑफ इंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट का यही सवाल था कि एक ही इंसान की नीयत एक ही समय पर शुरुआत से खराब भी कैसे हो सकती है और शुरुआत में अच्छी भी कैसे हो सकती है। मेक सेंस। या तो उसने शुरू से धोखा देकर चारा लिया तो वो चीटिंग है, या फिर उसने ईमानदारी से चारा लिया और बाद में पैसे गबन कर लिए तो वो सीबीटी है। दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? और अगर हम दिल्ली रेस क्लब वाले केस को देखें तो वो सप्लायर खुद मान रहा है कि वे सालों से अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, तो शुरुआत में तो कोई धोखा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्लब ने कोई झांसा देके चारा थोड़ी लिया था, ये तो सिर्फ एक पेमेंट का डिफॉल्ट था जो बाद में हुआ। ये एक टिपिकल सिविल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन था, इसे पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट में घसीटना ही गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन भी इसी बात को लेकर थी। कोर्ट ने कहा कि आजकल हर छोटे बड़े कमर्शियल या बिजनेस डिस्प्यूट को लोग क्रिमिनल केस बना देते हैं। हाँ, डराने के लिए, ताकि सामने वाले पर पुलिस का प्रेशर डाल के पैसे वसूले जा सकें। अदालतें कोई रिकवरी एजेंट नहीं है। बिना ये देखे कि अपराध के बेसिक एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, मैजिस्ट्रेट्स को सम्मन जारी नहीं करने चाहिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। अब जब हम इन बारीक अंतरों की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल और उठता है। पूछिए। अगर किसी इंसान को सड़क पर चलते हुए एक बटुआ पड़ा हुआ मिलता है, वो इंसान उस बटुए को उठाता है, देखता है कि उसमें 10,000 रुपए हैं, वो उसे पुलिस स्टेशन में जमा करने के बजाय चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है और पैसे खर्च कर देता है। क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? कानूनी नजरिए से नहीं, ये सीबीटी नहीं है। लेकिन क्यों? उसने भी तो किसी और की संपत्ति बेईमानी से हड़प ली ना। नियत तो यहां भी खराब है। नियत खराब है, लेकिन यहां पहला पिलर मिसिंग है, एंट्रस्टमेंट। उस बटुए के असली मालिक ने उस राहगीर को अपना बटुआ भरोसे के साथ सौंपा नहीं था। वो बटुआ बस इत्तेफाक से उसे मिल गया। राइट। जब कोई संपत्ति किसी के पास बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या भरोसे के आ जाती है और वो व्यक्ति बेईमानी से उसे रख लेता है, तो कानून उसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहता है। ओके, जो अब बीएनएस के सेक्शन 314 में आता है। बिल्कुल। वाओ! और अगर वही बटवा किसी ने अपने दोस्त को पकड़ने के लिए दिया होता कि जरा 2 मिनट पकड़ना, मैं वॉशरूम से आता हूँ, और दोस्त वो बटवा लेके भाग जाए, तो क्या वो सीबीटी होगा? तब वो 100% सीबीटी होगा, क्योंकि यहाँ संपत्ति जानबूझकर एक भरोसे के साथ सौंपी गई थी। क्या गजब तरीके से क्रिमिनल लॉ चीजों को अलग करता है। मतलब संपत्ति हाथ में कैसे आई, इससे तय होता है कि आप पर कौन सी धारा लगेगी। एकदम। झांसा देकर आई तो चीटिंग, सड़क पर पड़ी मिली और नियत खराब हो गई तो मिसअप्रोप्रिएशन, और अगर किसी ने विश्वास करके सौंपी और फिर आपने गबन किया तो वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है कि कानून सिर्फ नुकसान को नहीं देखता, वो उस पूरी प्रक्रिया का पोस्टमार्टम करता है जिससे वो नुकसान हुआ। एक खराब बिजनेस डील और एक शातिर क्रिमिनल एक्ट के बीच की जो दीवार है, वो सिर्फ इंसान की मंशा और उस मंशा के पैदा होने के समय पर खड़ी है। और यही वजह है कि कानूनी लड़ाइयों में सबूतों से ज्यादा नियत साबित करना मुश्किल होता है। सही बात है। अब इस डीप डाइव को वाइंड अप करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे, और ये आज के डिजिटल जमाने से जुड़ा है। डेटा और प्राइवेसी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। हम लोग अभी तक जिस प्रॉपर्टी या संपत्ति की बात कर रहे थे, वो या तो पैसे थे, जेवर थे, या फिर कोई मूवेबल आइटम जैसे फर्नीचर। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया का सबसे कीमती एसेट क्या है? हमारा डेटा, हमारी पर्सनल फोटोज, सर्च हिस्ट्री, हमारे प्राइवेट मैसेजेस। अरे हाँ, हम हर दिन किसी ना किसी नई टेक कंपनी का ऐप डाउनलोड करते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आता है जिसे कोई नहीं पढ़ता। हाँ,
कोई नहीं पढ़ता। इंसान सिर्फ आई अग्री पर क्लिक करता है और अपना सारा पर्सनल डेटा उस क्लाउड स्टोरेज या टेक कंपनी को सौंप देता है। सो एक तरह से ये भी एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ही है। एग्जैक्टली हम अपना सबसे प्राइवेट डेटा उन कंपनियों को एंट्रस्ट कर रहे हैं। हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वो इसका मिसयूज नहीं करेंगे। उनके पास हमारे डेटा का डोमिनियन है। राइट। अब इमेजिन कीजिए कि वो कंपनी हमारे पीठ पीछे बेमानी से हमारा वो डेटा किसी थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर या पॉलिटिकल फर्म को बेच देती है। बाप रे। तो क्या ये BNS 316 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जा सकता है? हाँ, यही तो $1 मिलियन सवाल है। क्या 19वीं सदी में अंग्रेजों के जमाने में बने इस वेयरहाउस कीपर वाले कॉन्सेप्ट को आज के क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर पर लागू किया जा सकता है? अगर कोई टेक कंपनी हमारे डेटा के साथ विश्वासघात करती है, तो क्या भविष्य में किसी सिलिकॉन वैली की CEO को इस पुराने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कानून के तहत 7 साल के लिए जेल भेजा जा सकेगा? ये एक ऐसा कानूनी फ्रंटियर है जिस पर अदालतों को बहुत जल्द फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रस्ट अब सिर्फ तिजोरी में रखे पैसों तक सीमित नहीं है, वो सर्वर्स में रखे डेटा तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। और शायद हमारी कानूनी व्यवस्था का अगला सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो तकनीक की इस रफ्तार के साथ कैसे कदम मिलाती है। सही कह रहे हैं आप। तो जब भी अगली बार किसी नए ऐप को डाउनलोड करते वक्त आई एग्री पर क्लिक करें या किसी अनजान इंसान को अपना कीमती सामान सौंपें, तो ये याद रखना जरूरी है कि उस भरोसे की कीमत क्या है। क्या वो बस एक खोखला वादा है या एक ऐसी कानूनी जिम्मेदारी जो किसी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है? बिल्कुल। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। सोचिएगा जरूर इस डिजिटल ट्रस्ट और टेक कंपनियों वाले सवाल पर। हम मिलेंगे अगले सेशन में एक और इंटेंस चर्चा के साथ। सुरक्षित रहें और अपने भरोसे की कीमत पहचानें।